हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग में यूनिट नंबर 1 शॉट। सो बेसिकली इस यूनिट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। बेसिकली ठीक है कि डेटा वेयर हाउसिंग की डेफिनेशन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यूनिट 1 में हम माइनिंग की बात नहीं करेंगे। यूनिट 1 बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन है डेटा वेयर हाउसिंग से। सो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सेकेंडली आता है बिल्डिंग अ डेटाबेस वेयर हाउस। कैसे बिल्ड करते हैं किसी भी डेटाबेस वेयर हाउस को, ये चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। मैपिंग डेटा वेयर हाउस टू अ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। एक मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के फॉर्म में या उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से मैप करते हैं किसी डेटा वेयर हाउस को, इसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस सिस्टम वर्सेस डेटाबेस वेयर हाउस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर एग्जाम्स एज वेल एज योर सेशनल एग्जाम्स। ओके। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। इसके जो टाइप्स हैं या जो स्कीमाज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, प्लस ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज डेटा वेयर हाउस, वेयर वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है। It is a centralized repository that stores large volumes of structured and sometimes unstructured data from various sources। मतलब जो डेटा वेयर हाउस हमारा होता है वो बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी होती है। मतलब एक सेंट्रल स्टोरेज होता है जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों ही स्टोर होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है हमारा, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल हो गई, जो भी फाइल्स हो गई, ठीक है, फ्लैट फाइल्स, ये सारी हमारी आती हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा क्या हो गया, जो हमें सोशल मीडिया से डेटा मिल रहा है, जो हमें लार्ज अमाउंट में स्ट्रीम्स में डेटा मिल रहा है, वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है। सो इस सारे डेटा को एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में स्टोर करना, एक्सेस करना और एनालाइज करना, यही काम होता है हमारे डेटाबेस वेयर हाउस का या फिर डेटा वेयर हाउस का। ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर क्वेरी एंड एनालिसिस रादर देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं होती है। जब हम लोगों ने आरडीबीएमएस पढ़ा था, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती थी। डेटाबेस में डेटा के ट्रांजैक्शंस पे काम होता था, बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग नहीं होती है, यानी ट्रांजैक्शंस पे काम नहीं होता है। यहाँ पे जो काम होता है वो होता है एनालिसिस पे या फिर क्वेरिंग पे, यानी कि हम डेटा को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, उस डेटा को यूज कैसे कर रहे हैं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है। डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स लाइक CRM ERP इज एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड लोडेड इनटू द डेटा वेयर हाउस फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पसेस। मतलब कि अलग अलग तरीके का डेटा, अलग अलग ऑपरेशनल सिस्टम्स का डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। फिर हम उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और देन लोड करते हैं डेटा वेयर हाउस के अंदर, ताकि उस पर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का यूज़ करके एनालाइज किया जा सके और बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर ये चीज़ लग रही है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डेटाबेस वेयर हाउस के अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट फॉर एग्जांपल, आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, फॉर्म में आपको जेपीजी इमेज अपलोड करनी है। ठीक, आपने जेपीजी इमेज अपलोड कर दी, बट जो वो डेटा स्टोर हो रहा है जहाँ पे, वहाँ पे वो इमेज पीएनजी फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक, तो होता क्या है, वहाँ से हमारा जेपीजी डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ। ठीक, ट्रांसफॉर्म्ड में क्या हुआ, अब वो जेपीजी इंटरनली ही कन्वर्ट होगा पीएनजी के अंदर, यानी ट्रांसफॉर्म होगा। तो एक्सट्रैक्ट हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, एक बार वो पीएनजी बन गई तो उसको डेटाबेस में लोड कर दिया जाएगा। तो ये होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड का सिंपल मीनिंग, एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। सो आई होप डेटा वेयर हाउस की बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ये समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस वेयर हाउस होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक, अब हम बात करेंगे डेटाबेस वेयर हाउस के कंपोनेंट्स या डेटा वेयर हाउस के कंपोनेंट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलेगा तो 7 या 10 मार्क्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा सोर्सेस, स्टेजिंग एरिया, स्टोरेज लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर की। अब इस हर एक लेयर में कुछ अपने स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्शन डेटा होता है, इंटरनल डेटा होता है, सोर्स डेटा होता है, आर्काइव डेटा होता है और एक्सटर्नल डेटा होता है। ये जो ब्लू कलर के ब्लॉक्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो ये सारे वो सोर्सेज हैं जहाँ से इस तरह का डेटा हम लोग फेच करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजिंग एरिया। जब हम एक बार डेटा को फेच कर लेते हैं, फिर वो सारा डेटा जाता है स्टेजिंग एरिया में।
स्टेजिंग एरिया में होता है ETL प्रोसेस, यानी कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोडिंग का जो प्रोसेस है वो स्टेजिंग एरिया के बाद परफॉर्म किया जाता है, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो कि स्टेजिंग एरिया के अंदर जो डेटा है उस पर परफॉर्म किया जाता है ताकि उस डेटा को प्रॉपरली स्टोर करने लायक बनाया जा सके, ठीक है, कन्वर्ट किया जा सके, ट्रांसफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज लेयर। यहाँ पे मेटा डेटा मैनेजर होता है हमारा, डेटा मार्ट होते हैं, मल्टी डायमेंशनल डेटा होते हैं। अब इन सबके अपने स्पेसिफिक यूज़ हैं, सबकी अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन है, अभी हर चीज़ हम लोग डेप्थ में देखेंगे। पहले आप बस बेसिक सा आइडिया ले लीजिए डायग्राम के साथ, फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, डेटा की स्टोरिंग होती है। इसके बाद जो प्रेजेंटेशन लेयर है वहाँ से हम उस डेटा के इंसाइट्स को देख सकते हैं, वहाँ से आउटपुट हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है OLAP, OLAP, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। फिर आता है हमारा डेटा माइनिंग, देन रिपोर्ट क्वेरी। सो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे भी दे रखे हैं। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये डायग्राम आप ज़रूर से प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में, और अगर ये क्वेश्चन आता है, जो कि आने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो इस डायग्राम को ज़रूर बना दीजिएगा। अब हम बात करते हैं हर एक पार्ट की कि इसमें किस पार्ट का क्या काम है और किसकी क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा सोर्सेज की। डेटा सोर्सेज में एग्जांपल्स जो मैंने बताए थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन डेटा, इंटरनल डेटा, आर्काइव डेटा और एक्सटर्नल डेटा, 4 अलग अलग तरह के डेटा सोर्सेज बेसिकली होते हैं, ठीक। सबसे पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम इनकी भी डेफिनेशन देखेंगे कि कौन सा डेटा क्या तरह का डेटा स्टोर करता है या प्रोवाइड करता है। CRMs और ERPs ये क्या होते हैं? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ से हमको डेटा मिलता है कस्टमर का, प्लस जो भी रिसोर्सेज होती हैं उनका डेटा, ठीक है। नेक्स्ट, सीक्वल एंड नो सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस। आपको पता है सीक्वल हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज होती है और नो सीक्वल हमारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली मिलता है। नेक्स्ट, IoT डिवाइसेस, डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस से जो भी हमारा डेटा आ रहा है सेंसर्स के थ्रू या फिर और भी अलग अलग तरीके से, वो सारा डेटा हमारा इसके अंदर आता है। सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से जो भी हमारा डेटा जनरेट हो रहा है पर सेकेंड, वो सारा डेटा हमको वहाँ से मिल जाता है। देन आती है हमारी स्प्रेडशीट और फ्लैट फाइल्स, सिंपल फाइल फॉर्मेट्स लाइक एक्सेल शीट्स और CSV फाइल्स। ये सारी हमारी फ्लैट फाइल्स या फिर स्प्रेडशीट के अंदर आती हैं, जो कि हमारा सिंपल स्ट्रक्चर डेटा प्रोवाइड करती हैं हमें, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डेटा, इंटरनल डेटा, आर्काइव डेटा और एक्सटर्नल डेटा की। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। अगर आप ये भूल भी जाते हो तो इनको मत भूलना, डेटा सोर्सेज के अंदर ये चारों मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो बस एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्शन डेटा क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। इट इंक्लूड्स द डेटा ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शंस रनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन चल रही है, उन सारी चीज़ों का जो डेटा होता है वो हमारा प्रोडक्शन डेटा के अंदर आता है, ठीक है। एक बार और समझते हैं, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं डे टू डे, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है डे टू डे, वो सारा डेटा हमारा प्रोडक्शन डेटा के अंदर स्टोर होता है। इंटरनल डेटा में क्या आता है? इंक्लूड्स ऑल द डेटा रिलेटेड टू इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस है इंटरनल डेटा और प्रोडक्शन डेटा में। प्रोडक्शन डेटा में सारी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस का डेटा होता है, ठीक। इंटरनल डेटा में सारी एक्टिविटीज़ का डेटा होता है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली चल रही हैं, जिनका एक्सटर्नल डेटा से कोई लिंक नहीं है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कोई लिंक नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज़ का डेटा हमारा इंटरनल डेटा में स्टोर होता है। नेक्स्ट आता है आर्काइव डेटा। इट इज़ हिस्टोरिकल डेटा, ऑल द पास्ट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आर्काइव डेटा। ये बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा होता है, जितनी भी पास्ट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस है, हो सकता है 5 साल पुरानी हो, 10 साल, 15 साल, वो सारा डेटा हमारा आर्काइव डेटा के अंदर स्टोर होता है। डेटा वेयर हाउस की ये एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक भी है कि इसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, और बहुत प्रीवियस टाइम तक का डेटा हम इसमें से फेच कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए डेटाबेस वेयरहाउस को बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल डेटा। इट इज़ नॉट इनसाइड द कंपनीज इंटरनल डेटा, बट इट हैज़ ऑल द एक्सटर्नल डेटा लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा। अब जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, कैंपेन्स हैं, ये सारा डेटा हमारा क्या है? आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी प्रमोशन, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर परफॉर्म की जा रही हैं, वो सारा डेटा हमारा
एक्सटर्नल डेटा के अंदर आता है और वो एक्सटर्नल डेटा के अंदर हमारा स्टोर होता है। ठीक है, एक बार हमने सारा डेटा ले लिया, ठीक है, हमने प्रोडक्शन डेटा भी ले लिया, हमने इंटरनल डेटा भी ले लिया, आर्काइव डेटा ले लिया, एक्सटर्नल डेटा ले लिया, अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना होता है, अब चलता है मामला हमारा डेटा स्टेजिंग के ऊपर। ठीक है, डेटा स्टेजिंग के अंदर ETL प्रोसेस होता है। होता क्या है ये, दिस इज एन ETL प्रोसेस वेयर ऑल द डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इज एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड फाइनली लोडेड इनटू द डेटा वेयरहाउस। बहुत सिंपल है, डेटा स्टेजिंग के अंदर कुछ नहीं होता, हमारा ETL प्रोसेस काम करता है। जितना भी डेटा हमको अलग अलग सोर्सेज से मिल रहा है वो सारा डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्लीनिंग होती है और फॉर्मेटिंग होती है। फॉर्मेटिंग मतलब जिस प्रॉपर फॉर्मेट में हमें चाहिए स्टोर करने के लिए उस फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली उस डेटा को वेयरहाउस के अंदर लोड कर दिया जाता है। तो यही प्रोसेस है हमारा डेटा स्टेजिंग के अंदर। एक बार डेटा स्टेजिंग हो गई, फिर हम देखते हैं स्टोरेज लेयर में कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है, लोड करेंगे डेटा वेयरहाउस के अंदर, वेयरहाउस के अंदर ही स्टोरेज लेयर होती है हमारी, जहाँ पे डेटा सारा स्टोर होता है। ठीक है, इट कोऑर्डिनेट्स ऑल द सर्विसेज एंड एक्टिविटीज ऑफ डेटा वेयरहाउस। वेयरहाउस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, यही काम होता है हमारा स्टोरेज लेयर का। ठीक है, या फिर इसको आप स्टोरेज मैनेजमेंट लेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें बेसिकली तीन टाइप्स आते हैं हमारे सॉरी, इसमें बेसिकली तीन टाइप्स आते हैं हमारे, मेटा डेटा मैनेजर, डेटा मार्ट एंड मल्टी डायमेंशनल डेटा। मेटा डेटा मैनेजर क्या होता है, हैंडल इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा, मतलब कि डेटा के बारे में डेटा बताता है हमारा मेटा डेटा मैनेजर। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए, आपने एक बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है, एक बैंक अकाउंट के अंदर अपना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रख दिया, मतलब बैंक अकाउंट नहीं, बैंक लॉकर के अंदर। ठीक है, आपने कुछ अपना डेटा रख दिया, एक पेन ड्राइव रख दी, ठीक है, बैंक लॉकर के अंदर। उस पेन ड्राइव में आपका कोई भी स्पेसिफिक डेटा हो सकता है। उस बैंक लॉकर का लॉकर नंबर और उसका जो पासवर्ड है वो आपने अपनी डायरी में लिखा और उस डायरी को आपकी पर्सनल लाइब्रेरी में रख दिया। ठीक, अब इसमें जो डेटा है वो क्या है, आपका पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव इज योर डेटा। मेटा डेटा क्या है, जो डायरी के अंदर आपने डेटा लिखा है ना, उस डेटा की इंफॉर्मेशन जो बता रहा है, आपके पेन ड्राइव की इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हाँ, इस लॉकर नंबर पे इस पासवर्ड के साथ अगर आप ओपन करोगे तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। तो ये जो डायरी के अंदर वाला डेटा है ये हमारा मेटा डेटा है। दिस इज डेटा अबाउट द डेटा। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा मैनेजर का काम यही होता है कि वो मेटा डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डेटा मार्ट। इट इज अ स्मॉलर फोकस सबसेट ऑफ अ डेटा वेयरहाउस। मतलब कि डेटा वेयरहाउस के अंदर तो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत अलग अलग तरीके का डेटा हो सकता है। तो फिर डेटा मार्ट का क्यों यूज करते हैं हम? डेटा मार्ट का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग कभी किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहें तो हम इजीली कर सकें। वो बेसिकली उस बड़े से वेयर हाउस का छोटा सबसेट होता है जिसमें एक प्रॉपर स्पेसिफिक डिफाइंड डेटा हमारा स्टोर होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डेटा मार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट डेटा टू स्पेसिफिक यूजर्स मेकिंग इट फास्टर एंड इजियर टू एक्सेस डेटा फॉर देयर नीड। अब देखो, डेटा वेयरहाउस के अंदर बार बार पूरे डेटा को एक्सेस करके, पूरे डेटा को एनालाइज करके वहां से कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन निकालना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट अगर वहीं पे डेटा मार्ट्स मिल जाए, यानी कि छोटे छोटे स्पेसिफाइड डेटा मिल जाए, तो उसमें से हमको इन्फॉर्मेशन निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि कौन से मार्ट के अंदर हमारा डेटा स्टोर है। सो ऐसे में जब भी यूज़र किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए एक्सेस मांगेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा कि हाँ, किस मार्ट के अंदर वो स्पेसिफिक डेटा से रिलेटेड डेटा स्टोर है, और फिर उस मार्ट का एक्सेस यूज़र को दिला देगा, जिससे कि वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को जल्दी से फेच कर सके। ठीक है, सो ये इजी बनाने के लिए, डेटा के एक्सेस को इजी बनाने के लिए डेटा मार्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा। इट इज स्ट्रक्चर्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन मल्टीपल डायमेंशंस ऑफन विजुअलाइज्ड एट डेटा क्यूब। मतलब कि एक डेटा को, एक तरीके के डेटा के मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं जैसे स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ यूट्यूबर भी हो सकता हूँ, मैं स्टूडेंट के साथ कोई प्लेयर भी हो सकता हूँ, कोई ई स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ, ये स्पोर्ट्स मैन भी हो सकता हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा मेरी और भी पर्सनल एड्रेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरे एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ मल्टीपल डायमेंशंस अटैच हो सकती हैं। ठीक है, सो उस मल्टी डायमेंशनल डेटा को जो स्टोर करने का, जो स्ट्रक्चर करने का काम होता है, वो होता है मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस वेयर हाउस का। ठीक,
इसको डेटा क्यूब्स के फॉर्म में विजुअलाइज किया जाता है। अभी आगे हम लोग जब मल्टी डायमेंशनल डेटा के वो पढ़ेंगे स्कीमास, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज, ठीक है। इट अलाउज यूजर टू एनालाइज डेटा फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स मेकिंग इट इजियर टू परफॉर्म ओलैप विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। देखो, अगर डेटा हमारा मल्टीपल डायमेंशंस में स्टोर होगा, ठीक है, डेटा हमारा मल्टीपल डायमेंशंस में स्टोर होगा, तो यूजर के लिए भी ये इजी होगा कि वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसी सेम डेटा को एनालाइज कर सके और ओलैप उस पर परफॉर्म कर सके, यानी कि ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग को अप्लाई कर सके, जिससे कि वो प्रॉपर और ज़्यादा एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग कर पाए, ठीक है। सो ये बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डेटा की डेफिनेशन थी और उसका जो मेन कोर यूज है वो था, ठीक है। अब ओलैप क्या होता है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग मेथड यूज टू एनालाइज मल्टी डायमेंशनल डेटा फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी एंड रिपोर्टिंग। किसी भी मल्टी डायमेंशनल डेटा को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना, उस पर क्वेरी करना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सारा काम होता है हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के अंदर, यानी कि ओलैप के अंदर। नेक्स्ट आता है डेटा माइनिंग, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड यूजफुल इनसाइट्स फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग स्टैटिस्टिकल एंड एमएल टेक्निक्स। तो डेटा माइनिंग क्या होती है? डेटा माइनिंग को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं तो डेटा को एक्सेस करना, ठीक है। जो प्रॉपर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस बड़े से डेटा से, वो इंफॉर्मेशन को निकालना ही होती है डेटा माइनिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को डिस्कवर करना, ट्रेंड्स को डिस्कवर करना, यूजफुल इंसाइट्स जो डेटा के अंदर है उनको फेच करना, बड़े डेटा सेट्स के अंदर स्टैटिस्टिकल और एमएल टेक्निक्स को अप्लाई करना, इन सारी चीज़ों को करने के लिए यही होता है हमारा डेटा माइनिंग, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है। डेटा माइनिंग को सिंपल टर्म्स में अगर मैं बताऊंगा तो डेटा माइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम यूजफुल इंसाइट्स को निकालते हैं किसी भी बड़े डेटा सेट के अंदर से एमएल टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है। और अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पे आपको दे रखी है। नेक्स्ट, रिपोर्ट क्वेरी, a specific request or command to retrieve and display information from a database। रिपोर्ट क्वेरी क्या होती है? रिपोर्ट क्वेरी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है या फिर कोई कमांड आप इसको कह सकते हो, जो डेटा को रिट्रीव और डिस्प्ले कराने के लिए यूज किया जाता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे बीआई टूल्स, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट एनालाइज डेटा एंड प्रोवाइड विजुअल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो होते हैं ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए और एक विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि डिसीजन मेकिंग परफॉर्म करी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिपोर्टिंग टूल्स, एप्लीकेशन दैट जनरेट स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट फ्रॉम डेटा। रिपोर्टिंग टूल्स क्या करते हैं? ये एक ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं बेसिकली, जो स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट जनरेट करती हैं डेटा की, ठीक है। बिजनेस एप्स एंड ऑपरेशनल सिस्टम्स, ये क्या है? हमारे सिस्टम्स दैट यूजेस दिस डेटा फॉर बिजनेस ऑपरेशन। तो बेसिकली बीआई टूल्स, रिपोर्ट क्वेरी, डेटा माइनिंग, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके इनसे बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो सिस्टम्स यूज होते हैं वही होते हैं हमारे ऑपरेशनल सिस्टम्स या फिर बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। सो आई होप इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिल्डिंग अ डेटाबेस वेयर हाउस की। डेटाबेस वेयर हाउस हम बिल्ड कैसे करते हैं, ठीक है। Okay, so building a database warehouse, there are 10 major steps to build a data warehouse। Data warehouse बनाने के लिए 10 major steps हैं हमारे पास जो आपको पता होने चाहिए और एग्जाम में आपको लिख के आने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। गैदर बिजनेस रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होंगी तो हम कैसे आगे फर्दर प्रोसेस पे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड बिजनेस नीड्स, डिफाइन द की मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई द डेटा दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड। हमें पहले ये समझना होगा कि बिजनेस की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या की मैट्रिसेस हैं, मतलब किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, प्लस हमें उस डेटा को आइडेंटिफाई करना होगा जिसको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिजनेस की नीड क्या है, हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें किस तरीके का डेटा चाहिए, जब इतनी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तब हम पहुंचेंगे अगले स्टेप पे। Identify and analyze data sources. Determine the source of data that will fed to data warehouse। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है, एक बार हमें समझ आ गया कि हमें किस तरीके का डेटा चाहिए, फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस डेटा को ही फेच करने का काम शुरू करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डेटा को फेच करने के लिए हमें डेटा के सोर्सेज को डिटरमाइन करना पड़ेगा, जहां से हम डेटा निकालेंगे डेटा वेयर हाउस में फीड करने के लिए। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई और एनालाइज करेंगे उन डेटा सोर्सेज को जहां से हमें डेटा मिलने वाला है। नेक्स्ट,
डिजाइन द डेटा वेयरहाउस स्कीमा, चूज अ स्कीमा मॉडल टू डिफाइन हाउ डेटा विल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब स्कीमास के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोग अभी पढ़ेंगे स्कीमास के बारे में। हम जिस तरीके का मॉडल, या फिर हम आप इस तरीके से कह सकते हो, हम जिस तरीके का सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, जिस तरीके के डेटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल स्कीमा चूज करते हैं और उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग हम डेटा को फीड करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं। चूज राइट ईटीएल टूल। अब एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि किस तरीके का स्कीमा बनाना है और उसकी डिजाइनिंग शुरू कर दी गई, देन क्या होता है, राइट ईटीएल टूल हमें यूज करना है कि कौन सा ईटीएल हम यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट ईटीएल टूल्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड लोडिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू द डेटा वेयरहाउस। ईटीएल टूल्स का यूज होता है, आपको पता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए और डेटा को लोड करने के लिए वेयरहाउस के अंदर। तो ईटीएल टूल्स भी बहुत सारे होते हैं, इनमें से हम किसी एक स्पेसिफिक ईटीएल टूल को चूज करते हैं ताकि हम प्रॉपरली अपने डेटा को एनालाइज कर पाएं और स्टोर करवा पाएं डेटा वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। क्रिएट ईटीएल प्रोसेस। अब एक बार ईटीएल टूल हमने यूज कर लिया, फिर हमें क्या करना है, ईटीएल प्रोसेस क्रिएट करना है। सेटअप एंड ऑटोमेट द ईटीएल पाइपलाइन टू एक्सट्रैक्ट, क्लीन, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा इनटू द वेयरहाउस। एक बार हमें पता चल गया कि हमें कौन सा ईटीएल टूल यूज करना है, हमने डेटाबेस वेयरहाउस स्कीमा भी डेवलप कर लिया है, हमें सोर्स भी पता है। अब क्या करना है, हमें ऑटोमेट करना है ईटीएल को, ताकि वो क्या करे, वो डेटा सोर्सेज से डेटा ले, उसको एक्सट्रैक्ट करे, उसको क्लीन करे, ट्रांसफॉर्म करे और लोड कर दे वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। इतना काम हो जाएगा। देन बिल्ड डेटा स्टोरेज लेयर। अब एक बार यहाँ से डेटा आना शुरू हो गया तो हमें डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा। स्टोर कराने के लिए हमें स्टोरेज लेयर चाहिए, ठीक है। सेटअप डेटाबेस टू स्टोर ट्रांसफॉर्म डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे यूजिंग द स्कीमा। अब उस स्कीमा को यूज करते हुए, जो स्कीमा हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम ये स्कीमा यूज करने वाले हैं, उसी स्कीमा के अकॉर्डिंग हम स्टोरेज लेयर डेवलप करेंगे और डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट मेटा डेटा मैनेजमेंट। अब एक बार डेटा स्टोर होने लगेगा तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हमने कौन सी जगह पे कौन सा डेटा स्टोर करके रखा है। फॉर एग्जांपल, वापस से उसी बैंक अकाउंट के लॉकर पे चलते हैं। अगर हमने बहुत सारे लॉकर्स में डेटा रखा है बट हमने अपनी डायरी में नोट नहीं किया कि हमने किस लॉकर में कौन सा डेटा रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें रिट्रीव करना होगा या हमें उस डेटा की ज़रूरत होगी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस लॉकर के अंदर कौन सा डेटा है। और अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा बहुत सारे लॉकर्स को चेक करने में, ठीक है। इसलिए मेटा डेटा मैनेजमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइज मेटा डेटा टू मैनेज द स्ट्रक्चर, डेटा लाइनेज एंड हाउ द डेटा इज यूज्ड, इंश्योरिंग इजी अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली इसीलिए मेटा डेटा मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है, ताकि जो भी हमारा डेटा है उसका जो मेटा डेटा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर डेटा की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, अबाउट डेटा है हमारा, उसको प्रॉपरली मैनेज और स्ट्रक्चर किया जा सके, ताकि हमें ईजी अंडरस्टैंडिंग हो सके और हम ईजिली डेटा को फेच और एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिएट डेटा मार्ट्स। ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो डेटा मार्ट बना सकते हो। अगर आप बहुत बड़ा डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो तो डेटा मार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत बड़ा डेटाबेस वेयरहाउस डिजाइन नहीं कर रहे हो, छोटा है, तो फिर आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आप डेटा इजीली एक्सेस वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये होता क्या है, बिल्ड स्मॉलर फोकस डेटा मार्ट फॉर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट और बिजनेस यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा ले रहे हो। अब अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है, मतलब एक कॉलेज की बात कर लें, तो वहाँ पे डेटा मार्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आप डेटा वेयरहाउस के अंदर जो भी डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होगा, तो वहाँ पे एक्सेस करना ईजी होता है। बट वही नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जब आप डिपार्टमेंट के वाइज या डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग या एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग स्टोर करते हो, तो वहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा होने चाहिए, अदरवाइज आपको डेटा एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वजह से वहाँ पे डेटा मार्ट्स का होना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रेट ओलैप एंड बीआई टूल्स। सेटअप ओलैप क्यूब्स फॉर मल्टी डायमेंशन एनालिसिस एंड इंटीग्रेट बीआई टूल्स लाइक टेबल्यू और पावर बीआई फॉर रिपोर्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। आप सबको पता होगा पावर बीआई और टेबल्यू बहुत बड़े टूल्स हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, जिसका यूज़ किया जाता है विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। प्लस ओलैप के बारे में भी आपको पता है, जो क्यूब्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल क्यूब्स, उनके अंदर ओलैप यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ से एनालिसिस परफॉर्म की जा सके। सो बेसिकली ओलैप और बीआई टूल्स का इंटीग्रेशन होता है ताकि प्रॉपर हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकें, विजुअलाइज करने के साथ साथ उस पर एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेस्ट, ऑप्टिमाइज एंड सिक्योर। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हमें टेस्ट करना है, ऑप्टिमाइज करना है और सिक्योर करना है। टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस देखने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ऑप्टिमाइज डेटा रिट्रीवल प्रोसेस, डेटा के रिट्रीवल प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि डेटा इजीली रिट्रीव किया जा सके, ज़्यादा प्रॉब्लम हो या कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एंड इस्टेब्लिश सिक्योरिटी मेजर टू प्रोटेक्ट द डेटा, सिक्योरिटी मेजर्स होना बहुत ज़रूरी है, ये साइबर सिक्योरिटी का पार्ट होता है बेसिकली, बट डेटा वेयर हाउस के अंदर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत सारा डेटा प्लस बहुत हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एक डेटा वेयर हाउस को डिज़ाइन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैपिंग द डेटा वेयर हाउस टू मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, मतलब डेटा वेयर हाउस को मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में कैसे मैप करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, सो आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर्स टू हैंडल लार्ज स्केल डेटा एफिशिएंटली। सो बेसिकली किसी भी डेटा वेयर हाउस के अंदर जब डेटा स्टोर होता है या कोई भी प्रोसेसिंग होती है तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उस लार्ज स्केल डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या हैंडल करने के लिए हम मल्टीपल प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वर्कलोड वो मल्टीपल प्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। की कंपोनेंट्स की बात करें तो डेटा वेयर हाउस, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, ईटीएल, पैरेलल प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, ये सारे हमारे की कंपोनेंट्स होते हैं मैपिंग के अंदर। प्लस मल्टी प्रोसेसर मैपिंग के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे डेटाबेस वेयर हाउस के अंदर, वो तीनों ही टाइप्स यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेटा वेयर हाउस। आप सबको पता है इट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी वेयर लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड एंड एनालाइज्ड। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, a system with multiple processors CPUs that can work together to divide and conquer task in parallel। इसका मतलब ये है कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी कि एक से ज्यादा प्रोसेसर्स वाले सिस्टम का यूज किया जाता है ताकि प्रॉपरली टास्क को पैरेलली डिवाइड किया जा सके और टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके अलग अलग प्रोसेसर्स के थ्रू प्रोसेस करवाया जा सके। ठीक है, ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता है? इट इज अ मल्टी प्रोसेसर सेटअप। द ETL प्रोसेस कैन बी पैरेललाइज्ड टू मेक द डेटा इंटीग्रेशन फास्टर। सो बेसिकली मल्टी प्रोसेसर सेटअप इसीलिए किया जाता है ताकि जो ETL प्रोसेस है वो फास्ट हो सके, पैरेलली अलग अलग प्रोसेसर अलग अलग ETL प्रोसेस का यूज करके डेटा को जल्दी जल्दी से स्टोर कर सकें और उस पूरे को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग, दैट इज MPP। ईच प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर हैंडल्स अ पोर्शन ऑफ द डेटा और कंप्यूटेशन, स्पीडिंग अप द डेटा रिट्रीवल, क्वेरीज एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे MPP लिखा हुआ है, आप लोग बोलोगे पैरेलल प्रोसेसिंग तो PP होना चाहिए, बट MPP इसलिए लिखा है क्योंकि ये होता है मल्टी प्रोसेसर पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, होता क्या है इसमें, मल्टीपल जो प्रोसेसर्स होते हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं वो पैरेलली प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए, ये जो डायग्राम है शेयर्ड मेमोरी का, यहाँ पे डेटा जो आ रहा है तीनों के पास, ठीक है, तीनों पैरेलली प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि एक साथ तीनों प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को। ठीक है, ईच प्रोसेसर इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर हैंडल्स अ पोर्शन ऑफ डेटा, एक डेटा का एक पर्टिकुलर पोर्शन हर एक प्रोसेसर को मिल जाता है, वो उस पर कंप्यूटेशन करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, जिससे कि जो ओवरऑल रिट्रीवल का पार्ट है हमारा, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि अब एक प्रोसेसर अगर उस बड़े से डेटा को प्रोसेस करेगा तो स्लो करेगा, बट वहीं अगर 10 प्रोसेसर उस डेटा के छोटे छोटे 10 पोर्शंस को प्रोसेस करेंगे तो वो जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, इस वजह से हम मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, distributed storage, data is partitionized and distributed across multiple nodes, each node process its own portion of the data concurrently। मतलब अलग अलग नोड पे पार्टीशन होके डेटा क्या होता है, पहुंच जाता है प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर यानी कि हर एक नोड, प्रोसेसर को ही यहाँ पे नोड बोला जा रहा है। ठीक है, वो नोड या वो प्रोसेसर क्या करता है, उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ डेटा को प्रोसेस करता रहता है, यानी कि अगर एक बड़ा डेटा है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, और फिर उन तीनों पार्ट्स को ये अलग अलग प्रोसेसर कॉन्करेंटली यानी एक साथ प्रोसेस करके आगे भेज देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये बेसिक कंपोनेंट्स मैपिंग के अंदर। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। शेयर्ड मेमोरी, शेयर्ड डिस्क और शेयर्ड नथिंग, ये 3 बेसिक टाइप्स हैं हमारे मल्टी प्रोसेसर मैपिंग में। शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है, जो हमारी मेमोरी होती है वो शेयर्ड होती है। शेयर्ड डिस्क में क्या होता है, हमारी डिस्क शेयर्ड होती है। शेयर्ड नथिंग में कुछ भी शेयर्ड नहीं होता। ठीक, आप समझो, इंटरकनेक्शन नेटवर्क तीनों में कॉमन रहेगा, यानी कि नेटवर्क जो है हमारा वो प्रॉपरली कनेक्शन प्रोवाइड करेगा बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज से, जो भी डेटा सोर्सेज हैं वहां से और प्रोसेसर्स के बीच। ठीक,
प्रोसेसर मैंने तीन तीन लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस के लिए आप 3 4 5 6 10 जितने चाहो प्रोसेसर्स आप लगा सकते हो, ठीक है। बस प्रोसेसिंग कैसे होती है यही दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रोसेसर यहाँ है और यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर्ड मेमोरी में एक शेयर्ड मेमोरी है जिससे तीनों प्रोसेसर कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तीनों प्रोसेसर से डेटा मेमोरी के अंदर लोड तो सेम टाइम पे किया जा सकता है, बट जब राइट करना होता है, एक्सट्रैक्ट तो सेम टाइम पे किया जा सकता है, बट जब डेटा को डालना होता है, यानी जब डेटा राइट करना होता है, तो उस केस में जब प्रोसेसर 1 राइट करेगा तो प्रोसेसर 2 और 3 वेट करेंगे, जब 2 राइट करेगा तो ये दोनों वेट करेंगे। मतलब एक टाइम पे एक प्रोसेसर ही शेयर्ड मेमोरी के अंदर डेटा राइट कर सकता है, ठीक है। सो आई होप शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। शेयर्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट हल्का सा सिमिलर है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं वो आप देख लो, ठीक है। प्रोसेसर प्रोसेसर प्रोसेसर, 3 प्रोसेसर है हमारे पास, तीनों के पास इंडिविजुअल लोकल मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी क्या थी हमारी, शेयर्ड थी, यहाँ पे मेमोरी हमारी तीनों के पास इंडिविजुअली लोकल, उनके पास उनकी मेमोरी है जिसके अंदर वो डेटा अपना स्टोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल शेयर्ड डिस्क होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर इस प्रोसेसर को इस प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पे अगर इस प्रोसेसर को इस प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो वो डिस्क के थ्रू, ये जो ग्लोबल शेयर्ड डिस्क है इसके थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क शेयर्ड नथिंग के अंदर होता है हमारा। प्रोसेस 3 हो गए हमारे, ठीक है। लोकल मेमोरी सबके पास इंडिविजुअल होती है, यहाँ पे डिस्क का कोई रोल नहीं होता है। बट अब यहाँ पे आप पूछोगे कि अगर इस प्रोसेसर को इस प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगा, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जिसको कहते हैं मैसेज पासिंग, ठीक है। मैसेज पासिंग में क्या होता है, ये प्रोसेसर इंटरकनेक्शन नेटवर्क के थ्रू, ये नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जैसे कि इस प्रोसेसर को इससे कम्युनिकेट करना है तो इसने इसको रिक्वेस्ट भेजा, देन ये इसको रिस्पॉन्स भेजेगा। सो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी ऐसे कम्युनिकेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट यहाँ पे शेयर्ड डिस्क है तो मैसेज पासिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली कम्युनिकेशन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल द बेसिक टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर मैपिंग। आई होप मैपिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मल्टी प्रोसेसर मैपिंग के तीनों टाइप्स एक्सप्लेन करिए। सो आई होप आपको तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस सिस्टम वर्सेस डेटा वेयर हाउस। सो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयर हाउस में कुछ बेसिक की डिफरेंसेस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिजाइन फॉर रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग, जो डेटाबेस सिस्टम है वो हमारा रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा वेयर हाउस डिजाइन फॉर डेटा एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये एनालिटिक्स परफॉर्म करता है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग करता है डेटा की, ठीक है। इस वजह से इसको डिजाइन किया गया है। सो बेसिक डिफरेंस पहला समझ आया। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रियल टाइम डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पे रियल टाइम डेटा की एनालिसिस हो रही है या फिर एनालिटिकल प्रोसेसिंग हो रही है। वर्क्स ऑन ट्रांजैक्शनल डेटा, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस पे काम होता है। स्टोर्स एंड प्रोसेस कंसोलिडेटेड हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पे काम होता है हमारा, ठीक है। नॉर्मलाइज टू रिड्यूस रिडेंडेंसी, इसको नॉर्मलाइज किया जाता है रिडेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, इसको डी नॉर्मलाइज किया जाता है स्कीमास के थ्रू, ताकि हम डेटा को और ज्यादा डिवाइड कर पाए, ठीक है। यूजेस OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ पे OLTP का यूज होता है, यहाँ पे आपको पता है OLAP का यूज होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्योंकि ट्रांजैक्शन के बेसिस पे काम हो रहा है तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूज हो रही है, यहाँ पे एनालिसिस हो रही है तो यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज हो रही है। एज सिंपल एज दैट। यूज सिंपलर क्वेरीज फॉर रियल टाइम ऑपरेशन, यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेशंस के लिए सिंपल क्वेरीज लगती हैं, जबकि यहाँ पे एनालिटिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज होती हैं, ठीक है। प्रोसेस शॉर्ट टर्म डेटा, यहाँ पे जो हमारा शॉर्ट टर्म का डेटा होता है वो प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको पता है ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग पे काम करता है। यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म डेटा का प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा पे भी काम करता है, ठीक है। सो ये कुछ की डिफरेंसेस थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे डेटाबेस सिस्टम और डेटा वेयरहाउस के अंदर। चलते हैं अगले और फाइनल टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स, ठीक है। तो 4 तरह के डेटा मॉडल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले डेटा क्यूब्स, फिर हम पढ़ेंगे स्टार स्कीमा, ठीक है। तो डेटा क्यूब्स बेसिकली मल्टी डायमेंशनल मॉडल का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। इसको क्यूब्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक स्कीमा के तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये एज अ स्कीमा ना दिया हो, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। 3 स्कीमा आप बेसिकली कंसिडर कर सकते हो। स्टार स्कीमा,
स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टेलेशन स्कीमा, ठीक है। बट ये जो डेटा क्यूब है ये भी एक स्कीमा का पार्ट है। वो बात अलग है कि कुछ स्पेसिफिक बुक्स में हो सकता है ये ना गिवन हो, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को बस, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं। मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल अलाउ फॉर द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स। मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टीपल डायमेंशन से किसी डेटा को एनालाइज करना, किसी डेटा को समझना, देखना और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें हमारी आती हैं मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल्स के अंदर, ठीक है। जहां पे मल्टीपल डायमेंशंस में काम हो रहा हो वो हमारा मल्टी डायमेंशनल, ठीक। टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल मॉडल्स या स्कीमास क्या होते हैं हमारे, सबसे पहला आता है डेटा क्यूब्स, ठीक है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन सच एज टाइम, ज्योग्राफी एंड प्रोडक्ट। बेसिकली क्यूब्स का काम क्या होता है, ये किसी एक डेटा के मल्टीपल डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे क्यूब बना हुआ है, ठीक, एग्जाम्पल से समझिए आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये क्यूब बना हुआ है, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लोकेशन, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट। P1 P2 P3 यानी कि तीन प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक। टी T1 T2 T3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, आप टाइम ऑफ द सेल्स कह सकते हो या टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो, कुछ भी टाइम ये हो सकता है हमारा। तो टाइम किस डायमेंशन पे रिप्रेजेंट होगा, इस डायमेंशन पे टाइम रिप्रेजेंट होगा, यानी कि हमारा एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक। L1 L2 L3 ये है लोकेशन, लोकेशन जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहा है या फिर जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो दोनों ही लोकेशंस आ सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। लोकेशन कौन सी डायमेंशन पे है, Z डायमेंशन पे, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। ये हमारी कौन सी डायमेंशन है, Z डायमेंशन है, जो कि L रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। एक डेटा मतलब एक पर्टिकुलर डेटा सेट की अगर हम बात करें, एक डेटा की बात करें, तो ये जो येलो कलर का आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये एक डेटा है, ठीक है। इस डेटा का टाइम इस फ्रंट फेस पे शो होगा, ठीक है। डेटा का जो प्रोडक्ट टाइप है वो प्रोडक्ट टाइप आपका अपर फेस पे शो होगा, और जो लोकेशन है वो साइडवेज शो होगी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे लोकेशन शो होती है। आई होप डेटा क्यूब्स आपको समझ में आ गया हो, किस तरीके से डेटा क्यूब के फॉर्म में हम मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपने मल्टी डायमेंशनल अगर एरे पढ़ी होगी तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे भी हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार स्कीमा। इट इन्वॉल्व्स अ सेंट्रल फैक्ट टेबल कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशन टेबल। इसमें एक फैक्ट टेबल होती है सेंटर में जिससे कि मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स कनेक्ट होती हैं। इट इज कॉल्ड अ स्टार बिकॉज द डायग्राम रिजेंबल्स अ स्टार। इसको स्टार स्कीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायग्राम बनता है वो बेसिकली एक स्टार के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है हमारी फैक्ट टेबल, ठीक है। और फैक्ट टेबल से क्या है, हमारी डायमेंशन टेबल कनेक्टेड है। अब देखो ये एक स्टार का फॉर्म ले रहा है हल्का फुल्का, अब मतलब एग्जैक्टली स्टार नहीं बनेगा डेफिनेटली, बट एक स्टार के फॉर्म में बन रहा है, इसलिए इसको स्टार स्कीमा बोला जाता है। इट इज सिंपलेस्ट डेटा वेयर हाउस एंड यूजुअली फैक्ट टेबल्स आर इन नॉर्मलाइज्ड। जो यहाँ पे फैक्ट टेबल्स होती हैं वो नॉर्मलाइज होती हैं, जो डायमेंशन टेबल होती हैं वो डी नॉर्मलाइज होती हैं, ठीक है। डी नॉर्मलाइज का मतलब इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नॉर्मलाइज मतलब उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपलेस्ट डेटा वेयर हाउस होता है, इससे सिंपल डेटा वेयर हाउस कोई नहीं होता है, ठीक है। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ जो कि हो सकता है 2 नंबर में एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाए। जो ये हमारी इसमें जो आपको फॉरेन कीज दिख रही हैं, आइटम आईडी, टाइम आईडी, ब्रांच आईडी, लोकेशन आईडी, ये सारी फैक्ट टेबल के अंदर जो है ये फॉरेन कीज हैं। टाइम आईडी, ब्रांच आईडी, लोकेशन आईडी, आइटम आईडी जो इन डायमेंशंस टेबल्स के अंदर हैं ये इनकी प्राइमरी कीज हैं, ठीक है। आई होप कीज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब इनके अलावा ये जो तीन आपके यहाँ पे दे रखे हैं इनको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये तीन एट्रीब्यूट्स हैं फैक्ट टेबल के, क्वांटिटी सोल्ड, अमाउंट सोल्ड, एवरेज सोल्ड, ये तीनों क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। फैक्ट टेबल के अंदर अगर एट्रीब्यूट प्रेजेंट ना हो, मान लीजिए ये 3 पॉइंट यहाँ पे नहीं होते, सिर्फ इतनी हमारी फैक्ट टेबल होती जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कीज होती, तो इस टेबल को क्या बोलते हैं हम, फैक्टलेस फैक्ट टेबल बोलते हैं, ठीक है, फैक्टलेस फैक्ट टेबल। और वहीं पे डायमेंशन टेबल्स के अंदर अगर अपने कोई एट्रीब्यूट ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे, ठीक है, LIST, लिस्ट। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं स्नोफ्लेक्स स्कीमा की तरफ।
स्नोफ्लेक्स स्कीमा को बेसिकली स्नोफ्लेक स्कीमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्नोफ्लेक जैसा दिखता है। यहाँ पे जितने भी स्कीमा हमारे वेयर हाउस के बनाए गए हैं वो नाम उसी अकॉर्डिंग रखे गए हैं जिस अकॉर्डिंग उनका विजुअलाइजेशन है, जिस अकॉर्डिंग वो दिखते हैं, ठीक है। स्नोफ्लेक कुछ इस तरीके से होता है हमारा। क्या होता है इसके अंदर, इट इज अ वेरिएंट ऑफ स्टार स्कीमा वेयर द डायमेंशन टेबल्स आर आल्सो नॉर्मलाइज्ड, मींस दे कैन फर्दर ब्रोकन इनटू रिलेटेड टेबल्स। देखो कॉम्प्लेक्स होता है स्टार से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा। फैक्ट टेबल होती है एक सिंपल वन फैक्ट टेबल, इसकी मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स होती हैं स्टार की तरह, ठीक। बट यहाँ पे जो डायमेंशन टेबल्स थी ये हमारी डीनॉर्मलाइज थी, मतलब इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे। बट स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर जो डायमेंशन टेबल होती हैं वो नॉर्मलाइज होती हैं, यानी कि उनको फर्दर सब डायमेंशन टेबल्स में स्प्लिट किया जा सकता है नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर, ठीक है। फिर से बता दूं, यहाँ पे एक फैक्ट टेबल होती है, उसके डायमेंशन टेबल्स होती हैं, यहाँ पे फैक्ट टेबल्स होती हैं, उसकी भी डायमेंशन टेबल्स होती हैं। बट यहाँ पे डायमेंशन टेबल डीनॉर्मलाइज होती हैं जिसको फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते। यहाँ पे डायमेंशन टेबल नॉर्मलाइज होती हैं जिसको फर्दर सब डायमेंशन में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे फर्दर, इस वजह से हमने स्नोफ्लेक स्कीमा को बनाया, डेवलप किया, ये यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्ट कॉन्स्टिलेशन, और ये आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल फैक्ट टेबल्स शेयरिंग डायमेंशन टेबल्स, इट रिप्रेजेंट मोर कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस वेयर मल्टीपल प्रोसेसर्स और सब्जेक्ट्स आर ट्रैक्ड विद इन द सेम वेयर हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ गैलेक्सी स्कीमा, ठीक है। इसको गैलेक्सी स्कीमा भी बोला जाता है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्कीमा होता है। फैक्ट कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन से आपको एक वर्ड बताता हूं मैं, नक्षत्र। आसमान में या स्काई में रात में जब भी आप ओपन स्पेस पे देखोगे तो आपको कॉन्स्टिलेशन दिखेंगे, स्टार के नक्षत्र बनते दिखते हैं, ठीक है। सो वो जो स्टार्स के नक्षत्र होते हैं या वो जो कॉन्स्टिलेशन होते हैं वो ही तरह के कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे फैक्ट टेबल्स के होते हैं, इसलिए इसको फैक्ट कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दो फैक्ट टेबल हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मैंने सिर्फ दो बनाई हैं, जगह ज़्यादा नहीं लेनी है हमको, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। दो या दो से ज़्यादा फैक्ट टेबल होंगी, एक से ज़्यादा होगी डेफिनेटली, एक फैक्ट टेबल होगी तो फिर वो नहीं माना जाएगा फैक्ट कॉन्स्टिलेशन के अंदर, उसको स्नोफ्लेक में या फिर स्टार के अंदर कंसिडर किया जाएगा। बट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फैक्ट टेबल्स हो सकती हैं, वो मल्टीपल डायमेंशन टेबल से कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी डायमेंशन टेबल हो जो दोनों फैक्ट टेबल से कनेक्टेड हो, जैसे कि ये हाईलाइटेड वाली, ठीक है। ये हमारी इस फैक्ट टेबल से भी कनेक्ट है और इस फैक्ट टेबल से भी कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये हमारा मान लो स्टूडेंट का लिस्ट दे रखी है या फिर स्टूडेंट की फैक्ट टेबल दे रखी है। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसके एग्जाम के मार्क्स होंगे, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट हुआ है या नहीं, वो चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, ठीक। यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल का डेटा है, ठीक है। ये दो अलग अलग टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल का डेटा है। स्टूडेंट प्लेसमेंट सेल के डेटा के पास कौन कौन सा डेटा होगा, स्टूडेंट की आईडी होंगी, स्टूडेंट के रोल नंबर्स होंगे, स्टूडेंट के पास स्टूडेंट का क्या क्या डेटा है वो सारी चीज़ें होंगी, स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है या नहीं वो वाला डेटा, और यहाँ पे जो डेटा, सेम डेटा दोनों है तो दोनों एक टेबल से कनेक्ट होंगे, ठीक है। इस टेबल के अंदर आएगा वो सारा डेटा कि किस स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, किसका नहीं हुआ, पूरी लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट किससे कनेक्टेड होगी, इससे भी कनेक्टेड होगी और इससे भी कनेक्टेड होगी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होते हैं स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फैक्ट कॉन्स्टिलेशन स्कीमा। और इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।